हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आर्यव्रत में समृद्ध और एक विशाल राज्य था जिसका नाम अमृतगढ़ था। अमृतगढ़ के राजा धर्मकेतु शक्तिशाली, समृद्ध और विद्वान थे। वो बहुत धनवान भी थे। उस राज्य में हर साल एक बहुत बड़ा उत्सव किया जाता था जिसमें देश विदेश के कारीगर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और व्यापारी भी दूर दूर से आते थे। एक बार जब विश्वकर्मा होते हैं, वो एक लकड़ी का घोड़ा बनाते हैं और राजा को मेले में भेंट करते हैं। राजा कहते हैं, इसमें ऐसी क्या खासियत है कि तुम कह रहे हो कि ये घोड़ा सबसे खास है, ये लकड़ी का एक सामान्य घोड़ा ही तो है। वो कहता है कि नहीं, ये ऐसे घोड़े और बन सकते हैं, लेकिन ये खास है। इसको मैंने वर्षों की तपस्या के बाद, वर्षों की मेहनत के बाद ही ये मैंने बनाया है। राजा कहता है, इसमें ऐसा क्या है। वो कहता है विश्वकर्मा कि ये हवा में उड़ सकता है, ऊपर आसमान में। राजा कहता है, अच्छा तो उड़ा के दिखाओ। राजा जो होता है, वो जब किसी से कोई उनको तोहफा देता था तो राजा उसके बदले उनको कुछ ना कुछ दिया करता था। हर साल राजा का यही नियम था। अब जब वो राजा को घोड़ा कहता है ये उड़ सकता है, तो राजा कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर उड़ा के दिखाओ। वो उसके ऊपर बैठता है और कहता है कि राजा जी किस दिशा में उड़ूं, किस दिशा में जाना है। राजा उसको दिखाता है। राजा कहता है सामने एक पर्वत है, उस पर खजूर का पेड़ है, उसमें से एक पत्ती तोड़ के लानी है। वो वहाँ इतनी तूफान की तरह से जाता है घोड़े में बैठ के, और तुरंत ही फिर एक पत्ती लेकर के वापस आ जाता है। राजा को देता है। राजा अचंभे में पड़ जाता है। जो वहाँ लोग होते हैं सब देखते रह जाते हैं कि ये किस किस्म का घोड़ा है। अब राजा उससे पूछता है कि तुम इसकी क्या कीमत लोगे। तो वो कहता है मुझे इसकी कीमत पैसों में नहीं चाहिए, मुझे इसके बदले आपकी बेटी, आप राजकुमारी से शादी करनी है। तो राजा से वो वचन ले लेता है पहले ही कि अगर मैं जो कुछ भी मांगूंगा तो मुझे आप गुस्सा नहीं करेंगे और मुझे मृत्युदंड नहीं देंगे, मुझे कोई दंड नहीं देंगे। राजा मान जाता है, कहता है बोलो तो सही। तो वो राजकुमारी का हाथ राजा से मांगता है। राजा तो चुप रहता है ये बात सुन के, क्योंकि वो तो अपने वचन से बंध गया था। लेकिन वहाँ जो खड़े लोग थे वो भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राजकुमार को भी बहुत क्रोध आता है। वो राजा को कहता है कि मैं आपके वचन के कारण बंधा हुआ हूँ, और अगर आपका ये वचन नहीं होता तो मैं अभी इसको जान से ख़त्म कर देता। तो लेकिन मैं ऐसा आपके वजह से नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपने इसको वचन दे रखा है। अब वो कहता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसने ये लकड़ी का घोड़ा उड़ा दिया तो ये सबसे उड़ जाएगा। वो जो विश्वकर्मा होता है वो कहता है नहीं, ये सबसे उड़ सकता है। वो उसके ऊपर बैठता है राजकुमार, और उसको पता था इसने गर्दन में जो पेच लगाया वो मरोड़ा है और उड़ाया है। वो ऐसे ही करता है, उसका पेच को मरोड़ता है और बैठ के उड़ाता है। उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर निकल जाता है। रात हो जाती है उड़ते उड़ते। उधर जब वो उड़ के जाता है तो विश्वकर्मा कहता है राजा को कि राजा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। राजकुमार तो उसमें बैठते ही उड़ गए और उन्होंने मुझसे घोड़े के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं की। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब राजा और डर जाते हैं। कहता है कि अगर राजकुमार का हाथ गलती से
उस चाबी पर लग गया जिससे ये नीचे उतर सकता है तो ही वो नीचे उतर सकते हैं, नहीं तो राजकुमार को तो ये पता ही नहीं है कि नीचे कैसे उतरना है। अब राजकुमार उड़ते उड़ते बहुत दूर चला जाता है, उसको खुद भी नहीं पता होता कि वो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। अब उड़ते उड़ते जब वो बहुत दूर चला जाता है, रात हो जाती है। अब वो उसको उतरने के चक्कर में और जो गले में गर्दन में उसका पेच लगा हुआ था उसको बार बार मरोड़ता है। जब वो मरोड़ता है वो और भी तेजी से भागने लगता है घोड़ा और काफ़ी दूर निकल जाता है। अब आधी रात हो जाती है। अब उसको पसीने छूट गए थे, वो डर गया था। अब वो कहता है, वीर केतु सोचता है अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूं। तभी वीर केतु का हाथ कान के पास एक पेच पे जाके लग जाता है। वो देखता है यहाँ कोई पेच है, वो उसको मरोड़ता है जैसे ही, तो घोड़ा नीचे उतरना शुरू कर देता है। अब वो नीचे उतरता है तो देखता है राजकुमार वीर केतु कि ये किसी छत पे उतरा है जो संगमरमर की छत है। अब वहाँ पर जब वो उतरता है तो इधर उधर देखने लगता है। उसको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ उतरा है। अब वो जब नीचे उतरता है तो एक जीना होता है, देखता है, उससे नीचे उतरने लगता है। राजकुमार को भूख भी बहुत लग गई थी और वो नीचे उतरता है, थकावट भी बहुत हो गई थी। वो नीचे उतरता है, वहाँ देखता है संगमरमर के फर्श पे एक कमरे में बहुत सारी दासियाँ लेटी हुई हैं, सो रखी हैं। वहीं एक कोने में राजकुमारी एक पतली सी मच्छरदानी ओढ़ के एक पलंग पे सोई हुई थी। वहाँ पर हल्का हल्का प्रकाश राजकुमारी के ऊपर हो रहा था। अब वीर केतु जो होता है वो धीरे धीरे चलता हुआ राजकुमारी के पास पहुँचता है। राजकुमारी बहुत सुंदर उसको लगती है और राजकुमारी का जैसे ही वो मच्छरदानी हटाता है, देखता है राजकुमारी का हाथ जो है मुंह पर है, वो उसका धीरे से हाथ हटाता है। तभी राजकुमारी की नींद खुल जाती है, उसकी आंख जैसे खुलती है, अपने सामने राजकुमार को बैठा हुआ देखकर अचंभित हो जाती है। राजकुमार से पूछती है, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए। राजकुमार उसको बताता है, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और मुझे बहुत भूख लगी थी और मुझे आसपास कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं यहाँ जीना एक सीढ़ी नीचे देखी उतरते हुए, तो मैं यहाँ पर उस सीढ़ी से उतर के आया। तुम्हें यहाँ देखकर मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब तुम मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। तो राजकुमारी वो हाथ जोड़कर विनती करता है। अब राजकुमारी जो होती है उसको अपनी दासियों को उठाती है और कहती है, राजकुमार के सोने खाने का प्रबंध करो। और राजकुमार को एक सुंदर कमरे में रात को ठहराया जाता है। अब राजकुमार को जब वहाँ ठहराया जाता है, राजकुमार थका होता है, राजकुमार को नींद वहाँ पर आ जाती है। राजकुमारी को उससे प्रेम हो जाता है और राजकुमारी को रात भर नींद नहीं आती। राजकुमारी सोचने लगती है कि किसी तरीके से मैं उसके पास पहुंच के उससे राजकुमार से बातें करूं, वीर केतु से। अब वो दोनों वीर केतु से बातें करने के लिए जाती है, चाहती है, लेकिन उसको रात को नींद ही नहीं आ रही थी। सुबह जल्दी उठ के वो वहाँ पर अपना दासियों को बुला के और सजने संवरने लगती है। वो खूब सजती संवरती है और इतने में वहाँ वीर केतु की भी नींद खुल जाती है। वो अपनी जो वहाँ पर दासी होती है उसको बुलाता है और उसको बोलता है, राजकुमारी से मिलने की इच्छा जाहिर करता है। राजकुमारी के पास दासी आती है और वीर केतु की इच्छा को बोलती है। वो कहती है, उनसे कहो, राजकुमार से कहो कि मैं खुद ही मिलने के लिए तुम्हारे पास आ रही हूँ, तुम्हें मेरे कक्ष में आने की ज़रूरत नहीं है। वो जाके दासी वहाँ पर बोलती है और इधर से राजकुमारी अपनी दासियों के साथ धीरे धीरे चलती हुई राजकुमार के पास पहुँच जाती है। वहाँ राजा जो होता है वो परेशान होता है और विश्वकर्मा को कहता है कि अगर मेरा बेटा सकुशल 3 महीने का समय देता हूँ, अगर मेरा बेटा 3 महीने में लौट के आ गया तो ठीक है, अगर 3 महीने में लौट कर नहीं आया तो तुम्हारे को मृत्यु दंड दिया जाएगा और लौट कर आ गया तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब उधर राजकुमार जब वहाँ पहुँचता है तो सुबह फिर राजकुमारी उसके
वीर केतु के पास पहुंचती है। दोनों में आपस में बातें होने लगती है। वो बताती है कि मैं बंगाल की राजकुमारी हूँ, और तो वो कहता है कि तुम्हारा महल बहुत सुंदर है, ये तो हमारे महल से भी बहुत सुंदर है। तो वो राजकुमारी बोलती है कि ये मेरा महल तो कुछ भी नहीं, मेरे पिता का महल तो इससे और भी सुंदर है। तो ऐसे ही उनकी काफ़ी बातें होती हैं, और इतने में एक दासी खाने के लिए बुलाने आती है। और उस रानी का राजकुमारी का तो खाने का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन उस राजकुमार को भूख लगी होगी, ये सोच के वो खाने के लिए जाते हैं। दोनों वहाँ पर खाते हैं और दोनों की बातें होती रहती हैं। राजकुमार को वहाँ रहते हुए काफ़ी दिन हो गए, तो राजकुमार कहता है कि मुझे अपने पिता की याद आ रही है, पता नहीं मेरे पिता कैसे होंगे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, और तो मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन चंद्रलेखा कहती है कि अभी तुम कैसे जा सकते हो, वो उससे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। वो कहती है तुम कैसे जा सकते हो, अभी थोड़ा दिन और रुक जाओ, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा। और जो राजकुमार वीर केतु होता है वो कुछ दिन वहाँ पे और रुकता है। रहते रहते उसको वहाँ पे 2 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन वो कहता है कि राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाना चाहती हूँ, और वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं उनसे ऐसे कैसे मिल सकता हूँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं हैं, ये कपड़े भी बहुत मेरे ख़राब हो गए हैं, तो वो क्या सोचेंगे। वो कहती है तुम्हारे देश के कपड़े यहाँ मिलते हैं, तुम उनसे मंगवा सकते हो, तुम्हें लाके दे सकते हैं। फिर इसी तरीके से कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन जब 2 महीने पूरे होते हैं तो वो कहता है मुझे अपने पिता की बहुत याद आ रही है, वो मेरे वियोग में हो सकता है कहीं बीमार ना पड़ गए हों, और मुझे अपने घर वापस जाना चाहिए। अब वो कहती है कि तुम जाओगे तो मेरा मन नहीं लगेगा, और मैं यहाँ अकेली तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, तुम तो वहाँ जाके मुझे भूल जाओगे और दूसरी शादी भी कर सकते हो। वो कहता है कि अगर तुम्हें भी मेरे साथ जाना है तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। तो वो कहती है यहाँ से बाहर निकलना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पर कड़ा पहरा होता है, महल में बहुत कड़ा पहरा है। वीर केतु कहता है कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम रात को निकलेंगे, मेरा घोड़ा छत पर है, और रात को दोनों जब सो जाएंगे सब, तो हम यहाँ से घोड़े पे बैठकर निकल जाएंगे। वो ऐसा ही करते हैं। राजकुमारी तैयार होती है रात को, और जब सब सो जाते हैं और वो छत पर जाते हैं, छत पर जो घोड़ा होता है वो उस पर बैठते हैं, और वहाँ से वो अपने देश अमृतगढ़ रानी को लेके, राजकुमारी को लेके चला जाता है। अब अमृतगढ़ पहुँचने पर वो सोचता है कि मैं अपने महल में अगर लेके जाऊँ डायरेक्ट तो ठीक नहीं है, पता नहीं पिताजी क्या बोलें। तो पुरानी जो उनकी महल होता है उनका पुराना एक गांव में होता है, वहाँ उसको राजकुमारी को वो ठहराता है, और वहाँ जो प्रबंधक होते हैं उनको बता देता है कि इनका राजकुमारी का ख्याल रखना, और मैं कुछ थोड़े दिनों में लौट कर आता हूँ राजकुमारी को लेने के लिए। अब वहाँ पर वो सारा प्रबंध कर जाता है और वहाँ से अपने पिता के पास चला जाता है। जब पिता के पास जाता है, पिता उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। नगर में बहुत धूमधाम हो जाती है, सब नगरवासी भी बहुत खुश हो जाते हैं राजकुमार को देख के, और सारे लोग खुश हो जाते हैं। फिर पिता को वो सारी कहानी शुरू से आखिर तक सारी कहानी बताता है, और कहता है कि मैं वहाँ चंद्रलेखा को अपने साथ लाया हूँ, और पुरानी हमारी जो गांव में हवेली वो महल है, मैंने वहाँ पर राजकुमारी को ठहरा रखा है। पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं राजकुमारी को लेने के लिए मैं स्वयं ही बग्गी में जाऊंगा। अब वो जो राजकुमार होता है वो सोचता है पिता के जाने से पहले मैं भी राजकुमारी को ये इतला दे देता हूँ कि तुम्हें लेने के लिए राजा साहब आ रहे हैं। तो उधर से वो भी तैयार होता है। उधर राजा क्या सोचते हैं कि जो
विश्वकर्मा है उसको कैद कर रखा है, उसको छोड़ देता हूँ। वो उसको कैद खाने से मुक्त करते हैं और कहते हैं कि अब तुम मुक्त हो, मेरा बेटा आ चुका है और अपनी शर्त के अनुसार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। तुम्हें छोड़ने का तो मेरा मन नहीं है, क्योंकि तुमने हम दोनों को बहुत ही परेशान किया और तुम्हारी वजह से हम बहुत परेशान हुए। अब वो कहता है, फिर जो विश्वकर्मा होता है वो बहुत धूर्त किस्म का आदमी होता है। वो अब सोचता है कि राजा के पहुंचने से पहले मैं वहां जाऊं और चंद्रलेखा को किडनैप कर लेता है। वहां जाता है और वहां जो उसके पहरेदार होते हैं उनको कहता है कि मैं राजा ने मुझे बोला है और मैं चंद्रलेखा को लेने के लिए आया हूँ। अब वो सच समझ लेते हैं और चंद्रलेखा भी सच समझ लेती है और वो चंद्रलेखा तैयार होके विश्वकर्मा के साथ में निकल जाती है। अब वो विश्वकर्मा उसको लेके जाता है और जाते जाते रात को एक जंगल में रुकता है और वहाँ पर विश्राम करने की सोचता है। राजकुमारी को कहता है तुम यहाँ रुको और मैं खाना लेकर के पास में कोई गांव होगा, मैं खाना लेके वहाँ से आता हूँ। राजकुमारी को भी बहुत भूख लग रही थी, वो भी खाना लाने पर खाना खाती है और खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद विश्वकर्मा को उस राजकुमारी के प्रति आकर्षित होता है और उससे गलत व्यवहार करने लगता है। तो राजकुमारी अपने को बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो सोचता है इस भयानक जंगल में रात को सुनसान में कौन राजकुमारी की आवाज़ सुनने वाला होता है। वो निश्चिंत हो जाता है। अब वो सोचता है कि मैं निश्चिंत हो जाता है तो राजकुमारी रो रही थी। तो वहाँ पे जो कश्मीर का राजा होता है वो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए निकला हुआ होता है। शिकार करने के लिए निकला होता है तो वहाँ पर वो जब आवाज़ सुनता है तो अपने सैनिकों को कहता है कि कोई दुखी है, कोई परेशान है और मदद के लिए बुला रहा है। अब वो मदद के लिए वो उस आवाज़ की तरफ सारे के सारे चल देते हैं। जब उस आवाज़ की तरफ जाते हैं तो राजा वहाँ जब पहुँचता है देखता है, वहाँ पर उससे पूछता है विश्वकर्मा से कि तुम कौन हो और ये कौन है और ये क्यों रो रही है। तो विश्वकर्मा बोलता है हम दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी, मेरी पत्नी मेरे साथ में रोए यहाँ से, तुम्हें क्या, तुम यहाँ से जाओ। तो लेकिन राजकुमारी जो होती है वो समझ जाती है कि ये कोई राजा है। अब वो जो राजकुमारी होती है वो उसको राजा को, कश्मीर के राजा को सारी बात बता देती है कि इस तरीके से ये मुझे वहाँ से उठा के ले आया है और मेरे साथ गलत व्यवहार करना चाहता है। और राजा अपने सिपाहियों को आदेश देता है और विश्वकर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। अब वहाँ से राजा उसको कश्मीर का राजा अपने घोड़े पे बैठाता है और जो उड़ने वाला घोड़ा होता है वो अपने सिपाहियों के सैनिकों को देता है और खुद उसको अपने घोड़े में बैठा के निकल लेता है, अपने राज्य में ले जाता है। और चंद्रलेखा को कहता है तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें सकुशल मेरे राज्य में रखूँगा और मैं ही तुम्हारा खुद अपने आप ही ख्याल रखूँगा। अब चंद्रलेखा को ख्याल रखता है, वो उससे वहाँ शादी करना चाहता है। जा कर के सारे नगर में बोल देता है तैयारियां करने के लिए और महल में भी तैयारियां होने लगती हैं, ढोल बाजे बजने लगते हैं। वो सोचती है कि वो जब सोई हुई थी एक दिन तो उसको शोर बहुत सुनाई देता है। वो पूछती है दासी से कि ये सब क्या है, क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है। वो कहती है कि चंद्रलेखा को कि आपके और राजा साहब की विवाह की तैयारियां हो रही हैं, इसलिए यहाँ शोर शराबा हो रहा है, धूमधाम हो रही है। वो डर जाती है और एकदम से सोचती है अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं बुरी फंसी यहाँ आके। और वो अपना जो रूप होता है उसको बदल लेती है। अब जैसे ही राजा उसको बुलाता है वो एकदम से राजा को
राजा को या किसी को भी काटने को जाती है, नोचने को जाती है, गालियाँ देती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है राजकुमारी। इस तरीके से वो करने लगती है और दिखाने लगती है कि वो अब पागल हो चुकी है। अब जो भी राजा बहुत परेशान होता है कि ये अचानक राजकुमारी को क्या हो गया। अब राजा अपने महल में बोलता है कि राजकुमारी का इलाज करने के लिए जगह जगह से हकीम वैद्य आने लगते हैं, कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं करता। फिर राजा एक अनाउंसमेंट करा देता है कि जो राजकुमारी को ठीक कर देगा उसको मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। अब ऐसा ही होता है और जगह जगह से लोग आते हैं, लेकिन कोई जैसे ही कोई आगे बढ़ता राजकुमारी उसको नोचने काटने को चली जाती, उसको चिल्लाने लगती और हर पागलों की तरह हरकत करने लगती और लोग उसको दूर से ही देख करके उसको दवा दारू दे करके उस अपनी इच्छा से बना करके और राजकुमारी को देते। राजकुमारी कुछ को तो पी लेती थी और लेकिन कुछ को वो फेंक देती थी। अब ऐसे ही होता रहा, काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन वहाँ पर क्या होता है कि वीर केतु जो होता है उधर ढूंढता हुआ राजकुमारी को निकलता है। जब वो अपने महल में पहुँचता है जहाँ राजकुमारी को उसने रखा हुआ था गांव वाले महल में, जब वो वहाँ पहुँचता है उसको पता चलता है कि इस तरीके से राजकुमारी को लेकर के विश्वकर्मा यहाँ से गायब हो गया है और उसके पिता वहाँ से अपने महल में वापस चले गए हैं। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ के जो काम करने वाले उसके आदमी होते हैं उनको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने भी ये कोई जान के नहीं किया है और मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ, ढूंढने के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे फ़कीरों वाला भेष चाहिए करने के लिए। तो वहाँ पर एक जो फ़कीर होते हैं वहाँ पर कुटिया होती है उनकी, और वहाँ से वो जो उसके राजा के सिपाही होते हैं वो वहाँ जाते हैं और वहाँ से वो वेश वहाँ से लेके आते हैं और राजकुमार को देते हैं। राजकुमार अपना वेश बदलता है और वहाँ से राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल गया होता है। राजकुमार ढूंढता ढूंढता उस जगह पहुँच जाता है जहाँ राजकुमारी को रखा हुआ होता है। अब वहाँ जब जाता है तो उसको पता चलता है कि राजकुमारी पागल है और उसको ठीक करने के लिए राजा ने मुंह मांगी कीमत देने के लिए बोला है। तो वो समझ जाता है वो ज़रूर वो ही राजकुमारी हो सकती है और वो वहाँ राजा के पास जाता है और कहता है कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। तो राजा कहता है ठीक है, अगर क्या पता है इनके करने से ठीक हो जाए। राजा आज्ञा देता है। तो पहले राजा कहता है खिड़की से देख लो। तो वो खिड़की से दिखाता है, वो राजकुमारी को पहचान जाता है, चंद्रलेखा को। लेकिन कहता है राजा को कि मैं अंदर अकेला ही जाऊंगा, मेरे साथ दूसरा कोई ना आए और जब तक ठीक ना हो तो कोई दूसरा आदमी अंदर नहीं आना चाहिए। तो राजा अनुमति दे देता है। वो धीरे धीरे अंदर जाता है और राजकुमारी उसका वेश, दाढ़ी वगैरह देख के, वेश उसका देख के उसको पहचान नहीं पाती है और उसको देख के फिर चिल्लाने लगती है और ज़ोर ज़ोर से वो, लेकिन फिर भी वो राजकुमारी की तरफ बढ़ता ही चला जाता है और कहता है कि वीर केतु कि धीरे से जाके कहता है उसको कि राजकुमारी मुझे पहचानो। तो चंद्रलेखा उसकी आवाज़ सुनती है और कहती, उसको पहचान जाती है। फिर उससे पूछती है तुमने, कहता है मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत प्रयत्न किए और ये वेश रख के मैं तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ, और जब मुझे पता चला है कि तुम इस तरीके से हो और तुम्हारा इलाज करने के लिए वैद्य हकीमों को बुलाया जा रहा है, तो मैं भी वैद्य हकीम बन के ही तुम्हें देखने के लिए आ गया हूँ और अब तुम्हें डरने घबराने की
कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो बाहर जाता है, राजा को बताता है कि मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है। राजकुमारी अब ठीक पहले से ठीक है, और राजकुमारी को भी वो कह देता है कि पहले से तुम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होते जाओ रोज़ रोज़, तो जिससे उनको लगे कि तुम ठीक हो रही हो। और ऐसा ही वो करती है चंद्रलेखा। अब राजकुमार जो है उससे पूछता है राजा से कि तुम्हें ये राजकुमारी कहाँ मिली और किस हाल में मिली। राजा उसको सब बताता है और ये भी बताता है कि वो जो घोड़ा है उसको मैंने अपने खजाने में रखा हुआ है। तो राजकुमार कहता है ठीक है राजकुमारी, अब कल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप ऐसे करना कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। राजा ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? वो कहता है एक बड़े से मैदान में बीच में घोड़े को रखना पड़ेगा और उसके चारों तरफ से अंगीठियाँ जला के 4-5 अंगीठियाँ जला के रखनी पड़ेगी हर कोने में, जिसमें खूब सारी धूप की आहुति दी जाएगी, खूब सारी धूप जलाई जाएगी सब में। और वहाँ पर राजकुमारी को सजा करके लाया जाएगा। और फिर उसके बाद राजकुमारी का मैं यहाँ पर तंत्र मंत्र से इलाज करूँगा। राजकुमारी का ऐसा होने का कारण ये है कि राजकुमारी को उतरने का पता नहीं था, क्योंकि ये तंत्र यंत्र वाला घोड़ा है, और जब तक इसको तंत्रों से नहीं उतारा जाता तब तक ये कुछ ना कुछ नुकसान कर देता है। इसलिए राजकुमारी का ऐसा नुकसान हो गया। अब ऐसा ही दूसरे दिन सुबह किया जाता है और राजकुमार घोड़े को बीच में रखा जाता है एक खुले स्थान पर, और चारों तरफ से जलती हुई अंगीठियाँ रख दी जाती हैं और धूप वहाँ पर बहुत सारी रख दी जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे देखने के लिए, राजा भी वहाँ थे। और अब वो कहता है मैं मंत्रों से इस अंगीठी में धूप को जला के धूप की वो धुनी दूंगा, तो जिससे राजकुमारी को बीच में घोड़े के ऊपर बैठाता है और चक्कर लगाने को कहता है। राजकुमारी उसके ग्राउंड में बीच में चक्कर लगाती है, और जब वो उनमें अंगीठियों में धूप डालता जाता है, इतनी धूप डाल दी थी कि उसमें से बहुत सारा धुआं सारे में से उठने लगा था। धुएं का बादल बन गया था जिसमें सब आस पार दिखना बंद हो गया था। राजकुमार उसी समय घोड़े पर राजकुमारी के पीछे बैठता है और पेच घुमाता है और हवा में बातें ऊपर घोड़ा करने लगता है। वो उड़ जाता है राजकुमारी को लेके। राजा को ऊपर से वो आवाज़ लगाता है कि चंद्रलेखा को लेकर के मैं चला, मैं राजकुमार वीरकेतु हूँ, जो जिसके लिए चंद्रलेखा परेशान थी, मैं उसको लेके चला गया और तुम अब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। तुमने भी वही करना चाहा जो विश्वकर्मा ने करा, और अब तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। और फिर वो अपने महल में चंद्रलेखा को लेके वीरकेतु जाता है। उसके पिता और प्रजा बहुत खुश होते हैं उनको देख के, और दोनों का विवाह राजा बड़ी धूमधाम से कर देता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।